गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपकी वर्कशीट नंबर 35, डेट है 30 सितंबर 2021। आज की वर्कशीट आपकी सिविक्स की बुक से ली गई है, चैप्टर 2 संघवाद। आज की वर्कशीट में बेटा हम भाषाई राज्यों के बारे में जानेंगे, भाषा नीति के बारे में जानेंगे और पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। तो सबसे पहले बेटे हम जानेंगे भाषाई राज्यों का गठन किस प्रकार से हुआ। भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की पहली और एक कठिन परीक्षा थी। आप जानते हैं कि स्वतंत्रता के बाद जो राज्यों का गठन किया गया वो भाषा के आधार पर किया गया। तो ये भारत की सबसे कठिन परीक्षा थी, राज्यों का गठन करना। नए राज्यों को बनाने के लिए कई पुराने राज्यों की सीमाओं को बदला गया। जब एक भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण की मांग उठी तो राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इससे देश टूट जाएगा। तो ये इसलिए कठिन परीक्षा थी बेटा। स्टार्टिंग में जब भाषाओं का निर्माण के आधार पर हम प्रांतों या राज्यों का गठन कर रहे थे तो सबसे अधिक जो राजनेताओं में डर था वह यह डर था कि कहीं देश का बंटवारा या देश और टूट ना जाए, क्योंकि अभी भारत देश पाकिस्तान के बंटवारे से ही उभरा था। केंद्र सरकार ने कुछ समय के लिए राज्यों के पुनर्गठन को टाला। हमारा अनुभव बताता है कि देश ज़्यादातर मजबूत और एकीकृत हुआ और प्रशासन भी पहले की अपेक्षा सुविधाजनक हुआ। तो इसमें आप देखेंगे बेटा, इसको जो राज्यों का पुनर्गठन था जो भाषा के आधार पर किया गया था उसको टाला गया था कुछ समय के लिए, परंतु जब हमने देखा तो इससे बड़ा देश और अधिक मजबूत और एकीकृत हुआ है और प्रशासन भी और अच्छी तरह से चल रहा है। अगला बेटा आपका आता है भाषा नीति। भाषा नीति को लेकर क्या चीज़ है बेटा, भारत के संघीय ढांचे की दूसरी सबसे बड़ी परीक्षा जो थी भाषा नीति को लेकर हुई, क्योंकि कुछ लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा दर्जा की मांग कर रहे थे तो उधर दक्षिण राज्य हिंदी को अपनाने के लिए तैयार नहीं थे। तो यहाँ पर भी दूसरी कठिन परीक्षा हुई, इसको भी ठीक से अपनाया गया। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को पहली बात तो राष्ट्रभाषा का दर्जा ही नहीं दिया गया। हमारे संविधान में कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी को राजभाषा माना गया है, पर हिंदी सिर्फ 40% भारतीयों की ही मातृभाषा है, इसलिए अन्य भाषाओं को संरक्षण के लिए दूसरे उपाय किए गए। हमारे संविधान में 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। इसमें हिंदी के अलावा 21 अन्य भाषा भी है। केंद्र सरकार के किसी भी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है, बशर्ते उम्मीदवार को इसका विकल्प के रूप में चुने। राज्यों की भी अपनी राजभाषाएं हैं, राज्यों का अपना अधिकांश काम राजभाषा में ही होता है। तो इस प्रकार से भारत केंद्र सरकार ने भाषा नीति को लेकर भी एक कठिन परीक्षा थी जिसको भी दूर किया ताकि दिक्कत ना हो, इसलिए इन्होंने किसी को राष्ट्रभाषा का दर्जा ही नहीं दिया गया और हर राज्यों की अलग अलग राजभाषाएं हैं और जैसे काम राजभाषाओं और अंग्रेजी के अंदर किया जाता है जिससे आगे दिक्कत ना हो। आगे बेटा आपका आता है पंचायती राज व्यवस्था के प्रमुख प्रावधान और किस प्रकार से वह काम करती है। तो बेटा पंचायती राज व्यवस्था 1992 में पूरे भारत में लागू की गई थी, ये आपको पता है। तो स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। तो बेटा सबसे पहले जब ये पंचायती राज व्यवस्था 1992 में प्रावधान किए गए तो उनमें कुछ चीज़ों को अपनाया गया। सबसे पहले चुनाव जो होते थे वो चुनाव कहीं कहीं होते थे कहीं नहीं होते थे, तो इसको भी क्या किया गया कि जो स्थानीय निकायों के चुनाव हैं जिनको हम नगर पालिका जैसा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और ग्राम पंचायत समिति बोल देते हैं, इनके लिए भी एक प्रावधान बनाया गया कि हर 5 वर्ष के बाद इनका चुनाव नियमित रूप से कराना अनिवार्य कर दिया गया।
निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जातियों के लिए सीट आरक्षित की गई। जितने भी आप देखेंगे ये स्थानीय निकाय चुनाव होते हैं उनके अंदर SC, ST और OBC के लिए सीट रिजर्व है और कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए ताकि महिलाओं की भागीदारी भी बढ़े। हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग का एक स्वतंत्र गठन किया गया, जिसका कार्य वहाँ के राज्य को चुनाव कराने का और देखना था। राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। ये तो बेटा जो प्रमुख प्रावधान किए गए जिससे कि दिक्कत ना हो ये थे। इसके अलावा हमारी पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय राज व्यवस्था है। आप 6ठी-7वीं में पढ़ चुके होंगे कि 3 स्तरीय हम पंचायती राज व्यवस्था अपनाते हैं। पहला स्तर होता है ग्राम पंचायत, दूसरा स्तर होता है पंचायत समिति, तीसरा स्तर होता है जिला परिषद। इन तीनों को मिलाकर हमारा ग्राम पंचायत समिति का स्तर बनते 3 स्तर हैं ये। तो सबसे पहला बेटा आपका ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत आप जानते ही हैं जो चुनाव होते हैं सरपंच के आपके पंच, इसमें आप देखेंगे गांवों के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज से ना जाना जाता है। जो बड़ा गांवों में जो शासन है, स्थानीय शासन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, जो गांवों में स्थानीय शासन है उसको हम पंचायती राज के नाम से जानते हैं। प्रत्येक गांव में और कुछ राज्यों में ग्राम समूह की एक ग्राम पंचायत होती है। यह एक तरह की परिषद है जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होता है। सदस्य वार्डों से चुने जाते हैं और उन्हें सामान्यतः पंच कहा जाता है। अध्यक्ष को प्रधान या सरपंच कहा जाता है। इनका चुनाव गांव अथवा वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोग मतदान के जरिए करते हैं। तो बेटा एक गांव के सभी 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी लोग होते हैं वह उस गांव के जिनको वोट डालने का अधिकार है और जिनका नाम वोटिंग लिस्ट में है उनको मिलाकर एक ग्राम सभा बनती है। ग्राम सभा के लोग वार्ड के लिए और अध्यक्ष के लिए वोट डालते हैं। इसके बाद बेटा आपका आता है पंचायत समिति। पंचायत समिति जो होती है बेटा ये स्थानीय शासन का जिला स्तर तक का है। ये ग्राम पंचायत गांवों तक सीमित है, ये जिला स्तर तक आ जाती है। इस कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। इसे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कहते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव उस इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। अगला आता है बेटा आपका जिला परिषद। जिला परिषद किसी भी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। जिला परिषद में जिले से लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद और विधायक तथा जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी सदस्य के रूप में होते हैं। जिला परिषद का प्रमुख इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। तो बेटा ये गांव की थी त्रिस्तरीय प्रणाली। पहले को बोलते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत गांव की पंचायत जिसमें गांव की ग्राम सभा के लोग वोट डाल के अपने यहाँ प्रधान का चुनाव करते हैं। इसके बाद बेटा ग्राम पंचायतों से मिलाकर एक बनती है पंचायत समिति जो कि जिला परिषद और ग्राम पंचायत के मध्य काम करती है। इसका भी चुनाव होता है। यहाँ पंचायत समिति के लोग चुनाव करते हैं। फिर इससे बड़ी बेटा जो होती है हमारी वह होती है जिला परिषद। जिला परिषद में जो चुनाव होता है वह पंचायत समिति के लोग करते हैं। उसमें आपके लोकसभा विधानसभा के मेंबर भी के रूप में कार्य करते हैं। अब बेटा ये तो था गाँव का। अब बात करते हैं हम शहरों की। शहरों में बेटा क्या होता है, शहरों में होता है नगर निगम या नगर पालिका। तो इसमें आप देखेंगे नगर निगम तो बेटा स्थानीय शासन वाली संस्थाएं शहरों में भी काम करती हैं। शहरों में इनको हम नगर पालिका कहते हैं। बड़े शहरों में नगर निगम का गठन होता है। नगर पालिका और नगर निगम दोनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। नगर पालिका तथा नगर का प्रमुख नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं। नगर निगम के राजनीतिक प्रधान को मेयर कहते हैं। शहरों में इनको हम बेटा मेयर बोलते हैं। तो बेटा ये थी आपकी वर्कशीट। आज की वर्कशीट में बेटा 2 ही क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है आपका पंचायत समिति का निर्माण किस प्रकार से होता है।
तो बेटा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत पंचायत समिति मध्यवर्ती पंचायत के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि मध्यवर्ती होती है, ये जिला परिषद और ग्राम पंचायत को जोड़ती है। तो बेटा एक ग्राम पंचायत एवं जिला परिषद के बीच की कड़ी का कार्य करता है। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। इसे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कहते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव उस इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। पंचायत समिति का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है। आगे आता है बेटा भारत की भाषा नीति पर एक नोट लिखिए। तो बेटा भारत की भाषा नीति अभी हमें पढ़ी थी कि हमारे संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। हिंदी को राजभाषा माना गया है, वो भी 40% भारतीयों की भाषा है। हिंदी के अलावा 21 अन्य अनुसूचित भाषाएं हैं। केंद्र सरकार की परीक्षा के उम्मीदवार के रूप में आप किसी भी भाषा के रूप में इसे परीक्षा दे सकते हैं, बल्कि जिनको आपने विकल्प के रूप में चुना हो। राज्यों की भी अपनी राजकीय भाषाएं हैं। हिंदी के साथ अंग्रेजी का भी प्रयोग राजकीय उद्देश्यों के लिए किया जाता है। तो बेटा ये थी आपकी वर्कशीट, इसको करिए, समझिए। धन्यवाद।